आपको जो सिंगल बेंच का जजमेंट है उस जजमेंट में चाहते तो जज साहब आज ही डिसाइड कर देते, क्योंकि जब पहली बार मुकदमा अपना 2:30 बजे टेकअप हुआ था ना, हाँ लंच के तुरंत बाद टेकअप हुआ था, तो कोर्ट ने क्योंकि देखो सरकार की मंशा यही रही हमेशा से कि वो भागती रही है, चीज़ों को मैनिपुलेट करती रही, बेवकूफ़ बनाती रही। तो संजय भसीन साहब, रणवीर साहब खड़े हो कि साहब कोई नेक्स्ट डेट दे दीजिए। तो हमारी तरफ से यही आर्गूमेंट हुआ कि जो है साहब या तो आप इसको फाइनल कर दीजिए या तो जो ऑपरेशन ऑफ द रिट कोर्ट है उस पर जो है होल्ड कर दीजिए उसको। तो स्टेट किस तरीके से दोमुहा काम कर रही है ओबीसी के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ में, वो आज कोर्ट जब पहली बार अपना मुकदमा टेका वो तब देखने को मिला। ठीक है, संजय भसीन साहब ने कहा जो स्टेट की तरफ से स्पेशल काउंसिल अपॉइंट हुए हैं, मतलब मैं सोच के ये हैरान हूँ कि लोग समझते हैं अपने ही बीच के स्टेट उनके साथ है, लेकिन आज स्टेट ने कहा कि साहब रिट कोर्ट का जजमेंट बढ़िया है, सही है, इस पर स्टे की या किसी भी तरीके की रोक की ज़रूरत नहीं है। ये पहली बार जब मुकदमा टेकअप हो तब की बात बता रहे हैं और आप इसको हमको जो लिस्ट रिवाइज है उसको करने दीजिए। तो चूँकि स्पेशल अपील जो हमारी फाइल है वो जज साहब पढ़ के आए थे, तो इनको कायदे से ये करना चाहिए था कि आज का मुकदमा जो है डिसाइड कर देना चाहिए था, क्योंकि आज जस्टिस राजन साहब ने स्पष्ट कहा कि आप रिजर्वेशन जो है वो फाइनल सिलेक्शन में लगाएंगे या पहले लगा देंगे, और आप कह रहे हो कि रिट कोर्ट का डिसीजन गलत मतलब सही है। ATRE का 60% ही तो जुड़ रहा है, केवल उसके आधार पर चयन हो नहीं रहा। तो सिलेक्शन जो फाइनल सिलेक्शन होगा तो रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंट उसमें होगा, उससे पहले नहीं होगा। ठीक है, आप पता करके आइए कि सरकार कुछ करने तो नहीं जा रही है। तो फिर 3:30 बजे का टाइम कोर्ट ने दे दिया उनको। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग स्टेट के सहारे थे कि स्टेट जो है उनको अपॉइंटमेंट दे देगी, कुछ कर देगी, वो भी आज पानी में मिल गया। ठीक है, लेकिन स्टेट किस तरीके से OBC SC की गला काट रही है वो आज भी कोर्ट में दिख गया कि एक तरफ वो कह रही कि हाँ हमने 6800 की लिस्ट निकाली है, दूसरी तरफ कोर्ट में कह रही कि सिंगल बेंच का जजमेंट जो है वो एकदम सही है। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से वो दोनों तरफ से चाल चल रही, और हमारे लोग समझ रहे हैं कि स्टेट उनके साथ है, वो सही कर रही है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अब जब फाइनल सिलेक्शन की बात आई तभी तो कोर्ट ने 3-3:30 बजे का टाइम दिया कि नहीं आप पूछ करके आइए। आप ये सोचिए क्या इस भर्ती के इतिहास में सिंगल बेंच में भी हो चाहे इसमें हो, क्या कभी कोर्ट इतना तन्मय, अगर थोड़ा सा भी हम लोगों का लूप पॉइंट होता तो क्या कोर्ट इतना तन्मयता से अपना काम करती कि नहीं पहले 3 बजे टेकअप हो रहा, फिर कह रहा कि नहीं इंस्ट्रक्शन तुमको नहीं मिले, फिर कहा कि फ़ोन पर इंस्ट्रक्शन लाओ। ये बहुत बड़ी बात होती है। अदरवाइज यहाँ तो इंस्ट्रक्शन लाने की जब बात होती है तो आप लोगों को पता है कि हाँ कहेंगे ठीक है हमको सप्लीमेंट्री एफिडेविट के लिए 2 महीने का टाइम दे दीजिए, 15 दिन का टाइम दे दीजिए या 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, और कोर्ट देती आ रही है। लेकिन ये पहली बार अपने मुकदमे में हुआ है कि कोर्ट ने कहा कि अगर आप एडिशनल सप्लीमेंट्री एफिडेविट नहीं फाइल कर रहे तो कोई बात नहीं, आप ओरल इंस्ट्रक्शन फ़ोन पर ला करके बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं। अदरवाइज कोर्ट जैसे सिंगल बेंच में भी सब लोग जुड़े रहे हैं तो सब लोगों को पता है कि जैसे ही कोर्ट ने कहा कि हाँ साहब काउंटर फाइल करिए, 4 हफ्ते में नहीं फाइल किया, कहा साहब 3 हफ्ते हो गए, हाँ और मिल गया। लेकिन यहाँ पहली बार कोर्ट ने कहा कि नहीं अगर आप फाइल नहीं कर रहे हैं तो आप फ़ोन पर बताइए। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि अगर हम लोगों के अपील में या अगर हम लोग 100% सही नहीं होते तो क्या ऐसा संभव था कि कोर्ट फ़ोन पर इंस्ट्रक्शन लेकर के और उसको अपने जजमेंट में क्यों हिला रहे हैं, हाँ बताओ, उसको उन इंस्ट्रक्शन को ओरल इंस्ट्रक्शन को फ़ोन पर जो संजय भसीन साहब और अजय साहब ने लिया है उसको कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर जो आज पास हुआ है उसमें उन्होंने उनका स्टेटमेंट कोट करा दिया है, मतलब जिसमें चीफ सेक्रेटरी की तरफ से संजय भसीन साहब का कोट करवाया है और स्पेशल चीफ सेक्रेटरी की तरफ से रणविजय साहब का करवाया है, और कहा है स्पष्ट कह दिया कि जो सिरिट कोर्ट का ऑर्डर है उसमें फाइनल सिलेक्शन आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। हाँ, घर में बैठ के आपको जो कुछ करना है, जो कुछ एक्सरसाइज करनी है जैसा कर रहे थे आप, जो भी त्रुटियां रिजर्वेशन को लेकर के हैं, जैसे 27-21 में कितना 19,000 सीटों का नुकसान हुआ था, या गुणांक 67 पॉइंट जो OBC कट ऑफ कितनी थी, नमस्कार भैया नमस्कार, तो OBC की कितनी थी, SC की कितनी थी, सामान्य की कितनी थी, उन सबको आप एक बार अपना अंदर बैठ करके कुछ भी अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हो, लेकिन उसके परसुआंस में कोई भी फाइनल सिलेक्शन या फाइनल लिस्ट या कोई भी सर्कुलर या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी सिंगल बेंच का जजमेंट था कोर्ट उसको पूरी तरीके से समझ गई कि वो जजमेंट में कहाँ कहाँ क्या क्या कमियां थी, और इसीलिए उन्होंने रिजर्वेशन कहाँ पर इंप्लीमेंट होना चाहिए उसके आधार पर ही आज इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को हो सकता है स्टे वर्ड उसमें ढूंढने से ना मिले, जैसे 323 भारतीय पेट्रोल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में भी स्टे शब्द ढूंढने नहीं मिला था, लेकिन उसका बाद में क्या हुआ सब लोगों को पता है। ठीक उसी तरीके से स्टे वर्ड आपको इसमें भी नहीं मिलेगा, लेकिन स्टे वर्ड के अलावा सब कुछ कोर्ट ने लिखवा दिया कि स्टेट कुछ नहीं कर सकती। बस ये समझ लो, जैसे जो लोग जो
अपराधी ज़्यादा कूदते फांदते हैं ना, तो उनको जेल में तन्हाई में डाल दिया जाता है, कि उनको बंद करके कमरे में डाल दिया जाता है। वहाँ वो करते हैं हाँ ये गुड़ागड़ित करना है। तो जो भी छीछालेदर इन्होंने करी है 69,000 की सिलेक्ट लिस्ट में, उसको प्रायश्चित करना है कि हाँ भैया क्या क्या हमने पाप किए हैं उस लिस्ट में, किन किन अभ्यर्थियों के साथ नुकसान हुआ है, वो कुछ भी आप करिए, लेकिन उसको पब्लिकली फाइनल सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट और नोटिफिकेशन, सर्कुलर, गवर्नमेंट ऑर्डर कुछ भी जारी नहीं कर सकते टिल द फाइनल जजमेंट ऑफ द स्पेशल अपील। यानी जब तक स्पेशल अपील का फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता तब तक सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। तो मोटा मोटा ये है कि जो सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है वो पूरी तरीके से निष्प्रभावी हो चुका है। मुझे आश्चर्य सिर्फ इस बात का है कि जब जज साहब फाइनल सिलेक्शन पर और पूरी तरीके से पूरी गुड़ागड़ित जो स्टेट को करनी है उसको किसी भी तरीके से पब्लिक नहीं करना है, जब सब कुछ वो समझ रहे थे कि कहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, कहाँ पर रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ATRE का कितना जुड़ना चाहिए, वो रिलैक्सेशन रिजर्वेशन, उन सब कुछ वो समझ रहे थे। तो मुझे ऐसा उम्मीद थी कि शायद जब आप सब कुछ समझ रहे हो तो पूरा जजमेंट आज ही लिखवा देना चाहिए था, लेकिन नहीं लिखवाया। शायद वो भी काउंसिल रहे हैं, तो दूसरे काउंसिल का सोचते होंगे कुछ दिन और चलेगा तो कुछ और पैसा सीनियर्स का मिलेगा, इस वजह से भी हो सकता ना किया हो। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो रेड कोर्ट का ऑर्डर था और स्पेशल अपील में जो जजमेंट आना है उसकी दशा और दिशा पूरी तरीके से तय हो गई है। देखिए, स्टे का मतलब ही होता है कि 90% आप केस जीत गए, ठीक है। उसका अंतर, उसका अंदाज़ा इस तरीके से आप लगा दो कि कोई भी कोर्ट किसी भी सिंगल बेंच के जजमेंट के ऑपरेटिव पोर्शन पर तब रोक लगाता है जब उसको पूरी तरीके से पता होता है कि नहीं, ये जजमेंट यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है या गलत है, उसके बाद ही वो रोकता है। अदरवाइज वो अगर थोड़ा सा भी एक भी पॉइंट उसको लगेगा कि यहाँ पर ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, या जरा पैसा निकाल लो उनको, निकाल लो ट्रांसफर करके, तो अदरवाइज जो जजमेंट है उस जजमेंट में कहीं से भी कोई भी जज रोक नहीं लगाता है, क्योंकि एक तरीके से ये जैसे सारे जजेस हैं तो कोई भी जज ये नहीं चाहता कि उसका दिया हो जजमेंट ऊपरी अदालत में होल्ड हो या क्वेश हो या मॉडिफाई हो, ठीक है। तो जब कोर्ट को स्पेशल अपील में डबल बेंच में जब दोनों जजेस को लग जाता है, 1000 निकालो, 2000 निकाल लो, ठीक, क्या बता रहे थे, भूल गया। हाँ, वो रोक तभी लगाएगा जब वो पूरी तरीके से 100% ये कन्फर्म होगा। दिनेश भैया नमस्कार। जब उसको लगेगा कि हाँ वास्तव में रेड कोर्ट ने गलत किया है, उसके बाद ही उसके ऑपरेशन पर स्पेशल अपील में जजमेंट पर रोक लगती है। आज जब हमारी तरफ से बहस हुई तो कोर्ट ने, जितने लोग थे कोर्ट में उन सब ने सुना होगा, कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि कहाँ पर रिजर्वेशन लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए, ATRE क्या है, उन्होंने ओरल में बोल दिया, यानी कि ऑपरेटिव पोर्शन बोल दिया, ठीक है। बस उसको फाइनली लिखवा देना चाहिए था, बस इतना नहीं हुआ। बाकी इतना तय हो गया है कि हम लोग हर हालत में स्पेशल अपील हमारी अलाउ होने जा रही है, पहली चीज़, और उसका 90% काम आज जो सरकार को रिवाइज करके रेड कोर्ट या रोकने की प्रक्रिया थी या रिवाइज करने की जो ऑर्डर हुआ था उसको पूरी तरीके से कोर्ट ने रोक लगा दिया है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। मुझे दिक्कत थोड़ी सी आज ये ज़रूर लगी कि हर बार एक ही सीनियर खड़ा होता है, सुदीप सेठ साहब, ठीक है। उसके अलावा मतलब इतने लोग हैं लेकिन किसी ने भी उनके साथ तालमेल मिलाने की कोशिश नहीं करी। हाँ, बाद में पर्ची जरूर मांगी गई है, तो पर्ची में हो सकता है जितने सीनियर रहे हों सबका नाम छप के आ जाएगा, लेकिन बहस जो हुई, जितने लोग थे सब लोगों ने देखा कि किसके आर्गूमेंट पर हुई, किसने कितनी मेहनत की। 3 बार आप लोगों को ये आश्चर्य होगा कि कोई भी सीनियर कभी केस को मेंशन नहीं कराता, लेकिन हम लोग को के हाथ पांव जोड़ने पर पहली बार ऐसा हुआ कि सुदीप सेठ साहब पहले 11 बजे तक मेंशन होता है तो वहाँ खुद खड़े होकर के मेंशन कराया। जब लंच कोर्ट उठने लगी तब फिर उन्होंने मेंशन कहा लाट से इसको डिसाइड कर दीजिए, 11 बजे जून में कुछ कर डालेंगे, ठीक है। इसके बाद जब कोर्ट 2:15 बजे फिर बैठी, फिर कहा कि साहब इसको कर दीजिए, तब जा करके मतलब 3 बार एक सीनियर हमारे हितों को पूरी तरीके से समझ रहे थे, इसलिए वो खुद खड़े होकर के मेंशन कराए और फाइनली ऑर्डर करवाए, ठीक है। तो निश्चित रूप से हम तो उनके कर्जदार रहेंगे। बाकी यहाँ तो 15-15 लाख रुपए लोग ले करके सीनियर्स जो लोग हैं सब लोग देखे हैं कि किसने क्या करवाया, और वो मेंशन तो बड़ी दूर की बात है, मुकदमा टेकअप करवाना तो बड़ी दूर की बात है, ठीक है, खड़े तक नहीं हुए। लेकिन सुदीप सर वास्तव में हम उनके जो है ऋणी रहेंगे कि वो मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भी सीनियर जो है 3 बार, जब कोर्ट सुबह बैठ रही तब खड़े होकर के मेंशन करा रहे हैं, जब लंच के टाइम कोर्ट उठ रही तब मेंशन करा रहे हैं, और जब बैठ रही तब मेंशन करके साहब सुन लीजिए। इतना सब आज जो ये इंटरिम ऑर्डर पास हुआ है ये इतनी आसानी से पास नहीं हुआ है। अगर हम लोग इतनी मेहनत नहीं करते तो
बाकी फ़ोटो खिंचवाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए तो बहुत सारे लोग आते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम कुछ कहेंगे नहीं, ठीक है। तो बहुत बहुत आर के भाई, अब देखिए उस गिरोह के विषय में हमको कुछ नहीं कहना है, ठीक है। क्रेडिट सबको लेना है, ठीक है। हमको तो सबसे अच्छी चीज़ ये लग रही है कि अभी जो अपने ही साथी हैं वो उसमें स्टेवर्ड ढूंढेंगे कि कहाँ है, लेकिन जो रेड कोर्ट का जजमेंट है उस पर जो सरकार को डिसीजन लेना उसको पूरी तरीके से बांध करके उन्होंने ठंडे बस्टन डाल दिया। ये सबसे बड़ी हम लोगों की जीत है, क्योंकि अगर जजमेंट का कंप्लायंस रुक गया है तो आप सोच के देखिए कि निश्चित रूप से आप जो है कितनी मजबूत स्थिति में बैठ जाओ। और अब आपको हम बताएं मज़ेदार बात कि केवल ATR ही अपना मुद्दा था और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो रेड कोर्ट ने लिख रखी है। आपको ये नहीं कह सकता कि जनरल की कट ऑफ इतनी है, OBC की इतनी है, SC की इतनी है। ATR जैसे ही डिफेंड होगा, जैसे ही ATR को फाइनल सिलेक्शन ना मान करके केवल एक एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम माना जाएगा, वैसे ही जो 67.11 है वो कट ऑफ अनारक्षित मान करके सारी जो 20,000 सीटें हैं उन सीटों को जो है स्टेट को देना पड़ेगा, ठीक है। अब उसमें और कोई मॉडिफिकेशन नहीं। और हाँ, स्टेट कोर्ट ने आज ये भी कहा कि हम केवल इस पॉइंट को सुनेंगे, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से भी TT को लेकर के अपील फाइल हुई थी। तो मोटा मोटा ये है कि जब हम ATR को डिफेंड कर ला जाएंगे तो TT तो एक पहले का मुद्दा है, उस पर तो हम लोग को बहस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कोर्ट ने जो कमेंट किया है, जो टिप्पणी करी है, उससे हम पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि हमारी स्पेशल अपील लागू होने जा रही है और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि जो सिंगल बेंच का जजमेंट है वो होल्ड कर दिया गया है, ठीक है। जेलर भाई हैं, इनका जो है साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आज सुनवाई तो ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन जितनी हुई मस्त हुई, ठीक है, बढ़िया सुनवाई हुई। और सरकार की तरफ गाड़ी से मोटरसाइकिल से बुलेट नहीं लाए, बस से। बाकी भास्कर भाई सारी बातें बता ही चुके हैं आप सभी साथियों को, ठीक है। बाकी ज़्यादा लंबा लाइव बार नहीं चला जाएगा क्योंकि कुछ जरूरी काम भी है इस समय। ये पहुंचना सीधे से दावत है, बारात जानी है भास्कर भाई को भी और हमको भी। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन लोगों ने हम पर भरोसा जताया, जिन लोगों ने अभी तक का सहयोग किया, उन सबके सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। सिंगल बेंच का जजमेंट सब कुछ सही था, केवल ATR वाला थोड़ा सा पॉइंट गड़बड़ था। वो आज कोर्ट ने जो टिप्पणी करी उसके बाद हमको ये पूरी तरीके से हम आश्वस्त हैं कि जो हम लोग उद्देश्य लेकर के चले थे वो निश्चित रूप से सफल होगा। और बाकी लखनऊ हाई कोर्ट में मैंने बहुत सारे सीनियर्स को देखा है, बहुत सारे सीनियर्स के साथ में ब्रीफ भी किया है, लेकिन जो सर ने आज काम किया कि 3-3 बार मेंशन करवा करके कि हाँ ज़बरदस्ती सुनना है, वो बात जो है निश्चित रूप से हमको बड़ी, चाहे अच्छी लगी हो चाहे कुछ भी कह लो, कि एक सीनियर होते हुए भी उन्होंने हमारे दर्द को समझा और 3-3 बार मेंशन करा करके आखिर में उठते 4 बजे ऑर्डर करवा ही लिया कि हाँ सरकार को कुछ नहीं करने दिया जाएगा। वो घर में बैठ के दरवाज़ा बंद करके जितना बर्तन खड़काना है खड़काए, लेकिन वो बाहर कुछ नहीं, पब्लिक में कुछ नहीं कर सकती, ना फाइनल डिसीजन ले सकती है, ना सर्कुलर जारी कर सकती, ना किसी प्रकार का गवर्नमेंट ऑर्डर जारी कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसे तो सरकार को वैसे भी एक क्लिक से ही दूर है सारी चीज़ें। भाई अगर स्टेट के पास एक्सेल डाटा है, क्लिक मारो फट से डिसेंडिंग आर्ट में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो वो तो उनके पास किया हुआ रखा है, लेकिन वो कोई भी चीज़ वो पब्लिक नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, ठीक है। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं 17 जुलाई को। हाँ और बाकी देखिए ऑर्डर लगभग क्लियर हो गया है। सर का फोन आ रहा है, अभी बात करने लाइव चले ना, ठीक है। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप लोगों ने भरोसा जताया हमें। ये जो आपने कहा था कि भाई भरोसा जताया था, उस पर हमें ज़रूर इतना हो गया कि उस भरोसे पर हम लोग खरे उतरे हैं, ठीक है। अब केवल और केवल ATR पर अगले डेट पर बहस हो जाएगी, खेल खत्म हो जाएगा और स्टे लगना जीत का ही एक भाग होता है, ये समझ लीजिए, ठीक है। उदित भैया नमस्कार, मलकीत भाई नमस्कार, नौरंग भाई नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार। नर्मदेश्वर राजभर भाई बहुत ही जो है डेडिकेटेड हैं अपने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। और जो भी साथी जुड़े हैं, चेतराम प्रजापति भाई हैं, ज्ञान प्रकाश भाई हैं, उदय उदितकर भाई हैं, ब्रजेश प्रजापति हैं, वो तो हो गए बता देता भैया। तो अंकित गुप्ता भाई, तो हरिओम सिंह हरिओम कमेंट करें, देख लो हरिओम भाई गाली। अच्छा, और कुछ लोग करेंगे बेंच बदल जाएगी, ऐसा बदल जाएगी। देखिए अभी जो बेंच आई है वो नॉट बिफोर करके आई है, नॉट बिफोर ओम प्रकाश शुक्ला, जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला के होकर के आई, यानी कि कायदे से तो ये मुकदमा उपाध्याय साहब और OP शुक्ला साहब की कोर्ट में जाना चाहिए था, ठीक ना। लेकिन चूंकि रेड कोर्ट में OP शुक्ला साहब ऑर्डर किए थे, इसलिए सर्विस में डबल बेंच में वही बैठे, तो उनके पास ना जा करके राजन राय साहब के पास गया। अब अगर जुलाई में वो
बेंच बदलेगी भी तो जो रिट सी से राजन राय साहब उठ करके हो सकता है सर्विस में ही आ जाए, हो सकता है उपाध्याय साहब की कोर्ट में मैटर चला जाए। तो उपाध्याय साहब तो सर्विस बेंच के बहुत बड़े मतलब वकील भी रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है सर्विस के विषय में, तो वो तो 2 मिनट में सारी चीज़ें उनको तो पता ही रहती हैं। ठीक है, तो हम लोगों का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिट कोर्ट में बदलती रहती है, लेकिन डिवीजन बेंच में यहाँ 2 ही 3 बेंच बैठेंगे, या तो राजन राय साहब के बैठेंगे, उपाध्याय साहब के बैठेंगे, या चीफ साहब के बैठेंगे, 3 ही बैठेंगे और चौथा कोई नहीं बैठेगा। ठीक है, तो बेंच बदलने का भी कोई प्रभाव हम लोगों के ऊपर नहीं पड़ेगा। हो सकता है रेट सी से उठ करके राजन राय साहब सर्विस में आ जाए तो फिर इन्हीं की यहाँ लगने लगेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।